गुड मॉर्निंग बच्चों। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग दोबारा अपने चैनल पे आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम समझते हैं कि इस चैनल से आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिल रहा होगा। ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग नहीं मिल पाते हैं जो समझा पाते हैं कायदे से, या समझ में नहीं आता है। तो मेरी कोशिश है कि उनको और सिंपलाइज़ करके जो उनका कंटेंट है, जो सब्जेक्टिव कंटेंट है, उनके सामने पेश करूं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। इसी ध्येय को रख करके मैं ये वीडियोस बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा, बेसिकली ये क्लास 10th के लिए वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा अबाउट स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर में आप लोगों ने दो तरह के मिरर्स पढ़े। एक आपका कन्वेक्स मिरर था और दूसरा आपका कॉनकेव मिरर था। ठीक, तो कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होता है पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। इस स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, जो उसको भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। पिछला वीडियो देख करके आप लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा आपने सीखा कि सेंटर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है किसी स्फेरिकल मिरर की, और उसका फोकल लेंथ यानी कि जो फोकस दूरी है किसी स्फेरिकल मिरर की, ये दोनों आपस में कैसे संबंधित होते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है पिछले वीडियोस में। आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इनके बीच मैंने बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या जिसको हिंदी में कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ यानी कि जो फोकस दूरी है, उनमें जो रिलेशनशिप होता है उसको मैंने बताया R = 2F या F = R/2। ये रिलेशनशिप होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में स्फेरिकल मिरर के। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप उस वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं। आगे हम ये सीखेंगे कि किसी स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, और हम ये भी सीखेंगे कि प्रतिबिंब जो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल मिरर के सामने रखने पर, तो स्फेरिकल मिरर के पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है और जो उससे इमेज बनता है, उसकी पोल यानी ध्रुव से जो दूरी है और फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ, इन तीनों में क्या संबंध होता है और कैसे ये संबंध निकाला जाता है, अर्थात उसका निगमन करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट से अक्सर किसी भी सूत्र का, किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक, तो सिंपल तरीके से डेरिवेट करने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना, कि कैसे इसको हम एग्ज़ाम में सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज बनने के क्या नियम हैं। ठीक, अच्छा, सॉरी, देखेंगे हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। 1 मिनट।
बहुत ऊंचाई पे हो जा रहा है, सॉरी। इसको हम यहाँ लिखते हैं, शायद वीडियोज़ में नहीं आ रहा है, फिर से लिखते हैं इसको। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक, यानी कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक, ये हमें जानना है, ठीक है। किसी स्फेरिकल मिरर से प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है किसी स्फेरिकल मिरर से। तो आपको बता दूं कि इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से दो रेज ली जाती हैं, दो किरणें ली जाती हैं, जो कि आपस में रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, सिम्स होती हैं, प्रतीत होती हैं, वही बिंदु उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अर्थात अवतल दर्पण में, आई मीन कॉन्केव मिरर में, ठीक, जब कोई दो रेज ली जाती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, वही बिंदु उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब होता है, ठीक। और उत्तल दर्पण में यानी कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि दो किरणें ली जाती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद ये आपस में कहीं मिलती नहीं है, ये नियम है, ठीक है। उत्तल दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो दोनों किरणें निकलती हैं वो आपस में कहीं मिलती नहीं है, बल्कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक। तो जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु, वही पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का उत्तल दर्पण के द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं नियम क्या होता है, पहले हम इसको जानते हैं। पहला नियम ये है, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली किरण यानी कि रे या तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसा अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में या तो होकर जाती है या मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा उत्तल दर्पण में होता है, ठीक। ये पहला नियम है, ठीक है। ये पहला नियम है कि किसी दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण या तो मुख्य अक्ष से
मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसा अवतल दर्पण में होता है यानी कि कॉनकेव मिरर में होता है, और या तो मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक, यानी कि किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, इसमें परावर्तन के बाद, ठीक है, समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, यहाँ पे लिख लीजिएगा, परावर्तन के बाद। ठीक है, ये दो नियम हो गए। तीसरा नियम, इसके तीन बेसिकली नियम हैं। ठीक, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद, ठीक, परावर्तन के बाद अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक, ये तीन नियम हैं और इन्हीं तीनों नियमों को लेकर के हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ओके, ठीक है, ये तीनों नियम मैंने आपको बताया और इन्हीं तीनों नियमों के सहारे हम किसी भी गोली दर्पण के सामने किसी भी डिस्टेंस पर रखी गई किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना सकते हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए हमें किसी अवतल दर्पण में, किसी कॉनकेव मिरर में, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं हम। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए है। ठीक, तो यह है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है। ठीक, ये इसका पोल P है। ठीक, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर इसका फोकस F है। ठीक, और
ये इसका C वक्रता केंद्र है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, हम इस दर्पण के सामने, इस स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये A B, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसका प्रतिबिंब हम उन्हीं तीनों नियमों के सहारे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि सबसे पहला नियम ये कहता था कि दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। ये पहला नियम है। एक रे ले लेते हैं, ये परावर्तित किरण, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे, ठीक, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, ये पहला नियम हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि दो किरणें आपस में जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं उस ऑब्जेक्ट का गोलीय दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो ये पहला किरण ले लिया पहले नियम के अनुसार। दूसरा फोकस से ले लीजिए, ठीक, ये हो गया। अब आपने सीखा कि फोकस की ओर, ठीक है, फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देखिए ये किरण अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो अब जरा देखिए यहाँ पे कि ये दोनों परावर्तित किरणें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे काट रही हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, यानी कि A डैश और ये B डैश। दूसरा बात मैंने बताया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण वापस अपने उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये और वापस इसी मार्ग पर लौट गई। ठीक, तो ये तीनों किरणें एक दूसरे को इसी पॉइंट पे काट रही हैं। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट पे काट रही हैं, तो जहाँ पर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ समझने वाली बात एक चीज़ और है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट AB का जो इमेज है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, A डैश B डैश, यानी कि पॉइंट B पे, मुख्य अक्ष के पॉइंट B पे बन गया। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट सीधा है और इसका प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। बेसिकली जो कॉन्केव मिरर होता है उसके द्वारा कहीं भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, इस फोकस से पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा, इस बात को याद रखिए, उसका प्रतिबिंब अगर इस फोकस से पहले कोई ऑब्जेक्ट कोई रखा गया है इसी मुख्य अक्ष पर, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और छोटा बनेगा। ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पे लिया जा सकता है, और ऐसे प्रतिबिंब को रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अतः यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है, और
उल्टा है, ठीक है। और दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। ये नियम है कि अवतल दर्पण में फोकस से पहले कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा होता है और छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, ठीक है। और ऐसे प्रतिबिंब को, है ना, रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मान लिया आपने, मैं एक दूसरा बता देता हूँ, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रखा हो, ठीक, यानी कि इस पोल और फोकस के बीच में अगर रखा गया हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब इससे वही ऊपर वाले नियम फिर लगाते हैं। 2 किरणें ले लेते हैं, ठीक, एक फोकस से चली गई, ठीक है, दूसरा आपने वक्रता केंद्र से ले लिया किरण, ठीक। ये चीज़, ये इधर तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अब ये जब भी बनेंगे तो इस दर्पण के यानी कि इस मिरर के पीछे इन दोनों रेस को आगे तक बढ़ाइए, जहां पर काटेंगे, ठीक, ये ए डैश बी डैश, ये ए बी, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। यानी कि उस कंडीशन में ये किरण क्या होगी, ये प्रतिबिंब कैसा होगा? ये वर्चुअल इमेज होगा, एक आभासी प्रतिबिंब होगा जो दर्पण के यानी कि मिरर के पीछे बनता है, ठीक। और यहाँ पर क्या था कि दर्पण के सामने बने हुए हैं सारे प्रतिबिंब और उल्टे बने हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट से साइज में छोटे हैं, ठीक। तो ऐसे इमेजेस को वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अब चाहे तो आप अलग अलग जगहों पर रख करके प्रतिबिंब बना सकते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी अवतल दर्पण के सामने या किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए तो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट की भिन्न भिन्न स्थितियों में, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग पोजीशंस पे उसका इमेज दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे कहाँ कहाँ बनता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत अर्थात इनफाइनाइट पर स्थित हो, ठीक। अगर इनफाइनाइट पर स्थित है, बहुत दूर है, वी आर नॉट सीइंग द ऑब्जेक्ट, दैट इज फार अवे फ्रॉम अस, इन दैट केस वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, है ना, बाय द स्फेरिकल मिरर। वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। ओके, सो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो, कोई वस्तु रखी गई हो, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण के सामने लेकर के देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, फार अवे फ्रॉम अस एट इनफाइनाइट, तो ये माना जाता है कि उससे चलने वाली जो भी रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती हैं। ये ऐसा माना जाता है कि किसी बहुत दूर से बहुत दूरी पर, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर जो सिचुएटेड जो पोजीशन कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उससे चलने वाली जो किरण होती है वो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, और ये माना जाता है कि वो
मुख्य अक्ष के भी समांतर माना जा सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अभी हमने पढ़ा नियम कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में पैरेलल आने वाली किरणें, स्फेरिकल मिरर में पैरेलल आने वाली किरणें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती हैं, उसके फोकस से होकर के जाती हैं, या फोकल प्लेन पर कहीं भी आपस में मिलती हैं। ठीक, तो फोकस पर जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, बहुत दूर से आने वाली वस्तु का, कोई भी वस्तु अगर स्थित हो बहुत दूरी पर, तो जो आने वाली किरण है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मिलती हैं, और फोकस पर जब मिलती हैं तो उसका बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा इमेज बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, ज़रा देखते हैं। ये मान लीजिए कि फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक, ठीक है, ये दोनों रेज, ठीक, ये इंसिडेंट रेज हैं, ये भी इंसिडेंट रे है। ठीक, ये दोनों क्या हैं? रिफ्लेक्टेड रे हैं। ठीक, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं? फोकस पे काट रही हैं। ठीक, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, मैंने पहले बताया कि जहाँ पर दो रेस, रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं वहीं पर उसका इमेज होता है, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो अब यहाँ पर एकदम इसी फोकल पॉइंट पर बहुत ही छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत ही छोटा होता है। ठीक, तो कहने का मतलब कि प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है जो फोकस या फोकस तल पर कहीं भी बन सकता है। ठीक है, ये पहले कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन है। ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम दूसरी स्थिति में देखते हैं कि दूसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि जब गोली दर्पण के, स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट अगर सिचुएटेड हो, स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब स्फेरिकल मिरर के द्वारा कहाँ पर बनेगा, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एक इमेज बना करके देखते हैं, एक फिगर बना करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये है स्फेरिकल मिरर और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट स्थित है। ठीक है, कोई वस्तु स्थित है, तो वही तीनों नियम हम लगाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इमेज कहाँ बनता है। ठीक, तो यहाँ से एक पैरेलल रे ले लेते हैं पहले, ठीक, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक, अब रिफ्लेक्शन होगा तो किसी भी पैरेलल रे का रिफ्लेक्शन जब होता है, थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, तो ये क्या होता है
कि ये फोकस से होकर जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे गोज थ्रू फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट। ठीक, दूसरा रे आप ले लेते हैं फोकस से होकर के, तो फोकस से जब हो कर के कोई रे जाती है और रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल मिरर से, तो वो क्या हो जाता है कि इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक, थोड़ा ये टेढ़ा बन गया लग रहा है। ठीक है, आप लोग भाई स्केल लेकर के बनाइएगा, शायद बढ़िया बनेगा और रियल बनेगा। ठीक, तो अब जो है ये फोकस पॉइंट है। ठीक, तो ये अभी भी टेढ़ा लग रहा है क्योंकि इधर उधर हो रहा है इमेज, इसी पे आना चाहिए एकदम। थोड़ा स्केल लेके आप लोग बनाएंगे तो बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, इसका मतलब कि ये रे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़, तो ये जो है फोकस से होकर के दूसरा रे लिया, तो फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को, अब ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी है। ठीक, तो ये इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा और वास्तविक तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनता है। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज। अब देखते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। दूसरा कंडीशन है, अगला कंडीशन कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक, इसको भी बना करके देखते हैं। ये पोल हो गया, ये इसका F हो गया, ये C हो गया। तो कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं भी ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में आप ये ले लीजिए पैरेलल रे, इसको फोकस से होकर के लेके जाइए। ठीक, दूसरा चाहे तो थोड़ा सा और बड़ा इसको कर लेते हैं। ठीक, दूसरा चाहें तो आप इसको वक्रता केंद्र से भी लेके जा सकते हैं। ठीक, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक, तो चाहे तो दूसरा किरण फोकस से भी ले सकते हैं। अब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, थोड़ा स्केल से आप बनाइएगा तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे काट दिए, ये उल्टा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट ए बी है और इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज ए डैश बी डैश बन गया, जो कि इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक, तीसरा हम देखते हैं कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है, अगला कंडीशन, कि जब कोई वस्तु फोकस पर हो तो क्या होगा, इसको भी बना करके देखते हैं। ये पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये किरण ले लिया। ठीक,
ये इससे होकर के जाएगा, यहाँ से ये इसको ले लिया। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, आपने देखा कि ये रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये दोनों ये इंसिडेंट रेज हैं, ठीक। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कहीं भी मिलती नहीं हैं। मिलेंगी कहाँ भी? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट कोई जानता नहीं, ठीक है। तो अब ये इनफाइनाइट पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक। संभव ही नहीं है, प्रतिबिंब जल्दी बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। और फोकस और ध्रुव के बीच में जो वस्तु होती है, अगर रखी जाती है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे और वर्चुअल बनता है। इसको मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक। अगर यहाँ पे स्पूल, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेकर के इन दोनों के बीच, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे पैरेलल रे, ये फोकस से होकर के गया, एक इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं किरण, ठीक है। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए, ये बड़ा कमाल का चीज़ है, ठीक है, कि अगर फोकस और किसी भी स्फेरिकल मिरर में अगर फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वर्चुअल बनता है, क्योंकि लग रहा है ना, कि ये इस पॉइंट से, अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो ए डैश बी डैश, ये इस पॉइंट से ये दोनों किरण निकल रही है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों किरण इसी ए डैश पॉइंट से बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर किसी पॉइंट से, किसी बिंदु से कोई किरण आती हुई प्रतीत होती है, तो उस कंडीशन में उसका वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो वस्तु का सीधा, आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। तो ये रहे आपके डिफरेंट कंडीशंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब हो गया, कि डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट पोजीशंस पे अगर किसी स्फेरिकल मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, किन किन स्थितियों में कैसा बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया। दर्पण का किसी भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किन नियमों पे आधारित होकर के बनता है, और क्या नियम ले करके हम किसी भी दर्पण के सामने को रखी गई किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी दर्पण के सामने अगर कोई रखी गई हुई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके ध्रुव से उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी और उस ध्रुव के सामने या ध्रुव के बाद कितनी दूरी पर कोई प्रतिबिंब बनता है, और उसके दर्पण के फोकल लेंथ में क्या संबंध होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फ़िलहाल नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।